आप सब लोग जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही सस्ती और अफोर्डेबल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है अपनी लाइफ को कवर करने के लिए। आप अपनी लाइफ को कवर करना चाह रहे हैं, अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो और आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाए, जो आपका लाइफस्टाइल है फैमिली का वो मेंटेन रहे और बहुत ही कम प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब लो प्रीमियम हाई कवरेज। तब भी अगर मैं बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत कम ली हुई है लोगों ने इंडिया में। तो अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की सिर्फ 4% पेनिट्रेशन है इंडिया में। उसका मतलब है कि अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें से 5 या 6 करोड़ लोगों ने ही टर्म इंश्योरेंस ली हुई है या लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है पर से, जिसमें कुछ परसेंटेज टर्म इंश्योरेंस का अप्रोक्सीमेटली 40%, बाकी आपका अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो जब आप लोग जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस बहुत ही कम कॉस्ट में लिया जा सकता है, तब भी बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अवेयरनेस लो है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे लेना चाहिए, क्यों अच्छा है एंड सो ऑन। दूसरा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आप रिसर्च करते रहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सी पॉलिसी लें। इसी के लिए हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है टॉप 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, आप वो देख के डिसीजन ले सकते हैं। एंड आज मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाने आई हूँ मैं उसमें बात करूंगी, बेसिकली मैंने जितनी भी टर्म इंश्योरेंस वीडियोस बनाई हैं उसका एक कंसोलिडेटेड वीडियो है ये, मतलब एक अल्टीमेट गाइड हो जाएगी आपकी अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं। अगर आप भी उस 96% पॉपुलेशन में है जिसने टर्म इंश्योरेंस, जिसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और आप टर्म इंश्योरेंस का डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। सो एक तरह से कह सकते हैं ये अल्टीमेट गाइड होगी आपकी टर्म इंश्योरेंस के लिए, क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या फैक्टर्स माइंड में रखने जरूरी है। तो वीडियो में उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे एंड आई प्रॉमिस ये वीडियो आपको हर सेंस में हेल्प करेगी जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाइंग डिसीजन पे गौर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौचिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ, अल्टीमेट गाइड ऑफ बाइंग टर्म इंश्योरेंस। पहले तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो किस किस पैरामीटर्स पे आप एलिजिबल होने चाहिए टर्म इंश्योरेंस के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है, बेसिकली इट इज इनकम रिप्लेसमेंट। अगर आप कुछ कमा रहे हैं, आप फैमिली के ब्रेड अर्नर है, आप फैमिली के, आपकी वजह से घर में इनकम आ रही है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिल सकती है। चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है या सैलरीड है, टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो हाउसवाइफ्स को भी पॉलिसी देती हैं जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, वो जॉइंट पॉलिसीज हैं, आप वो देख सकते हैं। सो हम बात करेंगे अलग अलग एज पे अलग अलग आपकी इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी बनती है कि कितना इंश्योरेंस मैक्सिमम आप ले सकते हैं आपकी इनकम के हिसाब से। तो अगर आपकी एज 18 to 35 के बीच में है तो 25x की एलिजिबिलिटी बनती है, मतलब अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो आप 25 टाइम्स तक की इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि है 2.5 करोड़ रुपए। अगर आपकी एज 36 to 40 के बीच में है तो 20x की एलिजिबिलिटी बनती है, विच इज 20 टाइम्स। अगर 10 लाख की इनकम है तो 2 करोड़ आप ले सकते हैं। और आपकी एज अगर 41 to 50 के बीच में है तो 15x की एलिजिबिलिटी है, मतलब 15 टाइम्स कवरेज ले सकते हैं। इस केस में 1.5 करोड़। 51 to 55 की अगर आपकी एज है और आपका जो एलिजिबिलिटी बनती है वो बनती है 10x, मतलब 10 टाइम्स कवरेज ले सकते हैं, विच इज 1 करोड़। 56 प्लस से आपकी अगर ऊपर एज है, 56 से ऊपर आपकी एज है तो 5 टाइम्स की एलिजिबिलिटी बनती है, मतलब अगर 10 लाख की इनकम है तो 50 लाख से ऊपर आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी फॉर दैट मैटर। यहाँ पे अगर पहले भी आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो वो भी माइनस होगी। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से आप हैं 35 ईयर्स के एंड आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है 25x, आपकी 10 लाख की इनकम है तो 2.5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले पॉलिसीज ली हुई हैं वर्थ 1 करोड़, तो 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस होगा, और जो आप फ्रेश टर्म इंश्योरेंस या फ्रेश लाइफ इंश्योरेंस जो ले सकते हैं 1.5 करोड़। ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के है। मान लीजिए आपने कुछ LIC से ली है, कुछ प्राइवेट इंश्योरर से ली है, वो सब टोटल करके आपको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं कि अगर पुरानी कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज है, वो कॉलम होता है वहां पे आपको बताना जरूरी होता है, बिकॉज ये फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है। इसके बेसिस पे ही आपको आपकी, आप कह सकते हैं एक तरह से ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन है, तो इसके बेसिस पे ही आपको इंश्योरेंस मिल सकती है, इससे ज्यादा इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते। फिर बात करेंगे एज की, तो एज एलिजिबिलिटी बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग है, बट आप लेके चले कि 18 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कौन सी कंपनी के साथ जा रहे हैं, वहां थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट 65 से ऊपर टर्म इंश्योरेंस ऑफर नहीं की जाती। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया, बट एक स्टैंडर्ड मैं बताना चाहूंगी। कई कंपनीज हैं जो 10th पास पे भी देती हैं टर्म इंश्योरेंस, कई कंपनीज हायर सेकेंडरी पे, 12th पास पे, एंड कई कंपनीज मिनिमम ग्रेजुएशन मांगती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी लोकेशन के हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा कि टर्म इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है।
तो कुछ पिन कोड्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे जो नेगेटिव सिटीज मानी जाती है, नेगेटिव पिन कोड्स हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं देना चाहती। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की अलग अलग नेगेटिव लिस्ट होती है बेसिस ऑन देयर क्लेम एक्सपीरियंस। मान लीजिए एक ही जगह से बहुत सारे क्लेम्स आ जाते हैं, कोई Tier 3 सिटी है, वहाँ बहुत सारे क्लेम्स आ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन पुट देम इन द नेगेटिव लिस्ट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतने क्लेम्स क्यों आ रहे हैं। तो हो सकता है वो फॉर द टाइमिंग आपको पॉलिसी ना दें, तो आप वो पॉलिसी लेने से पहले अपने इंश्योरर से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करेगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी। मान लीजिए कुछ आप ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं जहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी रिस्क ना लेना चाहे या आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के इंश्योरेंस पॉलिसी दे, तो आप चेक कर सकते हैं ये अपने इंश्योरेंस कंपनी से। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि सबसे की क्वेश्चन यही आता है जब टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। बिकॉज आप बोलेंगे कि आप इतना कमाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं मानेगी, दे वांट दी एविडेंस, दे वांट दी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या क्या हो सकता है? तो दो सिनेरियोज हैं, अगर आप सैलरीड है तो अलग है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अलग है, या प्रोफेशनल है तो अलग है। तो सैलरीड के केस में आप लेके चले आपकी 3 years की ITR चाहिए, तो मिनिमम 3 years की ITR वो मांगते हैं, एंड अलॉन्ग विद योर सैलरी स्लिप्स फॉर 6 months, 6 months की सैलरी स्लिप मांगेंगे। आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मांग सकते हैं, जो आप जिस टाइम आपको एम्प्लॉय किया होगा तो उस टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट बन के आया होगा, तो वो भी वो मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। एंड वो आपसे मांग सकते हैं 6 months की बैंक स्टेटमेंट, मतलब जहां पे आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है वो वेरीफाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज आपसे मांग सकती है। और आपका फॉर्म 16 भी मांगा जा सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं तो उस केस में 3 साल की ITR, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम वो मस्ट है, एंड बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे भी मांगी जा सकती है आपसे देखने के लिए कि कहाँ पे सैलरी क्रेडिट हुई है, वो वेरीफाई कर सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर आपकी इनकम कम है, जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर थोड़ी सी इनकम कम है, तो कुछ और आप प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपके कंसिडर कर सकती है, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आपकी कार की RC, कार अगर आपके नाम पे है तो आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। आपके नाम पे अगर कोई लोन है तो उसकी डिटेल्स, की म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, तो ये सब आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ये भी मांगी जा सकती है, ये आप हैंडी रखें। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। जब भी आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज करना जरूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, मतलब वो गुड फेथ पे बनी हुई है पॉलिसीज, तो आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना जरूरी है। आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रॉपर कुछ भी मेडिकल हिस्ट्री रही है पास्ट में, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, कोई सर्जरी हुई है, वो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। उसके बेसिस पे मेडिकल अंडरराइटिंग होगी। टर्म इंश्योरेंस में 2 तरह की अंडरराइटिंग होती है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती है, जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। दूसरी होती है मेडिकल अंडरराइटिंग, वो आपके मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे होती है। इंश्योरेंस कंपनी आपका टेस्ट भी करेगी, प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होता है, और जो आप प्रपोजल फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसके बेसिस पे मेडिकल अंडरराइटिंग की जाती है कि आपको पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, या आपका प्रीमियम थोड़ा सा लोड होगा। मान लीजिए कुछ लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, तो उस केस में प्रीमियम लेट्स से स्टैंडर्ड अगर 10,000 चार्ज करना था तो आपको हो सकता है 15,000 या 18,000 चार्ज हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। वो अंडरराइटर की कॉल है, वो आपको काउंटर ऑफर इशू करेंगे, वो आपके ऊपर है, आपको काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है, बट दिस इज द प्रोसेस। सो अब हम बात करेंगे, ये हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की, किस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, किस तरह से आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ले सकते हैं, कि आपको पहले से ही पता है कि ये चीजें आपको चाहिए और इस बेसिस पे आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी साइन अप करने से पहले। सबसे पहला, टर्म इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और आप फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए। जैसे ही आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंट है, तो आपको इमीडिएटली टर्म इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। या आप कोई लोन लेते हैं, लेट्स से कोई हाउस लोन लेते हैं या बड़ा लोन लेते हैं, तो उस केस में आप चाहते ही नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी आपकी फैमिली पे पास होना। तो सोचिए मत, इसमें टाइम मत लगाइए कि सोचेंगे डिसाइड करेंगे, बिकॉज यू नेवर नो, लाइफ इज टू शॉर्ट और एंड लाइफ इज टू अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको नहीं पता कि कब इवेंचुअली वो होने वाला है। तो उससे पहले ही जब आप रियलाइज करें कि यू हैव पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली, बाय टर्म इंश्योरेंस इमीडिएटली। नेक्स्ट फैक्टर है कैलकुलेटिंग द एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर। सो मतलब एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी से फैमिली का कुछ नहीं होने वाला है। इट शुड बी एडिक्वेट, मतलब आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपके इंश्योरेंस कवर को कैलकुलेट करने के लिए। इनफैक्ट मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कि आप अपना कैसे इंश्योरेंस कवर कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग मेथड है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें और एक थंब रूल की बात करें, तो आपकी इनकम का 10 to 15 टाइम्स, आपकी एनुअल इनकम का
10 to 15 टाइम्स एटलीस्ट आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो 1.5 करोड़ की आप पॉलिसी लेके चले, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पे होनी चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आजकल इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन लेकर आती हैं। मतलब आज आपने पॉलिसी ले ली, हो सकता है आज की इनकम के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से ठीक है, बट वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है ये कवर इनफ ना हो, तो इसके लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉलिसीज आती हैं या इंक्रीजिंग कवर पॉलिसीज आती है कि जैसे जैसे आपकी लाइफ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका कवर भी इंक्रीज होता जाएगा और एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा। लेट्स से अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो कुछ परसेंटेज हर साल इंक्रीज होकर मैक्सिमम वो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल आपका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा, वो परसेंटेज पहले ही प्री डिफाइंड है। सेकेंड, मान लीजिए आप इस थॉट प्रोसेस के हैं कि एक पॉलिसी अभी ले ली जाए, एक पॉलिसी 5 साल बाद लेंगे, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको पॉलिसी ना मिले या पॉलिसी बहुत एक्सपेंसिव पड़े, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अभी से इंक्रीजिंग कवर लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो टेन्योर अवेलेबल है, वो अवेलेबल है आपकी मैच्योरिटी एज। आप चाहें 60 पे पॉलिसी खत्म कर सकते हैं, 65 पे, 70, 75, 85, और आजकल होल लाइफ पॉलिसीज भी आ गई हैं विच इज स्टिल 100 ईयर्स एज। तो आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम के लिए कवर रहे ना, तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। हाउएवर मेरा ओपिनियन ये है कि आप जब तक कमा रहे हैं, जब तक आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तब तक आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, जितना आपका टर्म बड़ा होता है उतना प्रीमियम आपका ज्यादा चार्ज होता है। टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने साल के लिए आप कवर ले रहे हो उतना ज्यादा प्रीमियम होगा। तो जितनी आपको जरूरत है, आपको लगता है कि यहाँ तक मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, लेट्स से 60 तक या 65 तक या 70 तक, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। कई चाहते हैं कि अपने ग्रैंड किड्स के लिए भी छोड़ के जाएं, कई चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं या अपने स्पाउस के लिए छोड़ के जाएं। तो अकॉर्डिंगली अपने जरूरत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं टर्म। नेक्स्ट है राइडर्स इन टर्म इंश्योरेंस। एक तो होता है कि आपने लाइफ कवर ले लिया, दूसरा होता है कि आप उसके ऊपर कुछ एडिशनल राइडर्स डालना चाहते हो, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन करना चाहते हो, जिसकी ऑफकोर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। जो मोस्ट पॉपुलर फीचर्स हैं वो है कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, कि डेथ के केस में अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो डबल हो जाता है सम एश्योर्ड। एक और फीचर होता है वेवर ऑफ प्रीमियम, अगर कुछ टर्मिनल इलनेस होता है या क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो वेवर हो जाता है आपके प्रीमियम का, प्रीमियम आगे नहीं पे करना फैमिली को। और फीचर्स होते हैं जैसे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, आप अपने क्रिटिकल इलनेसेस को भी कवर करना चाह रहे हैं एज अ लंप सम बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट, तो ये सब राइडर्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि राइडर्स आपके लिए जरूरी हैं कि नहीं है सकते हैं। राइडर्स पे भी हमारी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो वो रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं टर्म इंश्योरेंस में, विच इज मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, जो लोग देखना चाहते हैं वो रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर रही हूँ। सो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली क्या होता है, मतलब वो फेवर में रहता है अगर आप मेल मेंबर हैं फैमिली के और आप मैरिड हैं, तो आप अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए आप स्पेशली ये कर सकते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस के पेमेंट है वो उन्हीं को मिले रादर देन एनी क्रेडिटर और एनीथिंग। क्या होता है कि आपकी जो बाकी, अगर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट आपने लिया है तो उस पॉलिसी पे किसी का राइट नहीं रहता है। कोई भी कहीं से आपने लोन लिया हुआ है तो वो डायरेक्टली इसके साथ लिंक नहीं हो सकती है पॉलिसी, ये फैमिली के लिए ही रहेगा। तो आप चाहते हैं कि एक डबल सिक्योरिटी लेवल, एक तो आप नॉमिनी कर रहे हैं, साथ में अगर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट भी ऑप्ट कर लेते हैं तो आप डबल सिक्योरिटी हो जाते हैं कि वो पैसा फैमिली को ही मिलेगा, वो वाइफ को और बच्चों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें ये दो चीजें हैं। जब आप MWP चूज कर रहे हैं वो सिर्फ आप पॉलिसी बाइंग के टाइम पे चूज कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली MWP अगर आपने चूज कर लिया उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब नोबडी कैन मॉडिफाई, द पॉलिसी होल्डर और दी वाइफ, नोबडी कैन मॉडिफाई दिस MWP एक्ट, वो एज इट इज ही चलता जाएगा। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस में भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, मतलब पे आउट ऑप्शन। एक तो होता है कि प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जो हमने बात करी कि कहाँ तक आप प्रीमियम देना चाहते हैं, कहाँ तक आप कवर चाहते हैं। एक होता है पे आउट ऑप्शन, कि कल को जो ऑब्जेक्टिव है टर्म इंश्योरेंस का वो यही है कि कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को सम एश्योर्ड मिल जाए एंड पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है। तो सम एश्योर्ड मिलने की भी अलग अलग ऑप्शंस है। वन इज लमसम पे आउट, कि आपने लेट्स से 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ रुपीज लमसम मिल जाएगा। दूसरा होता है कि कुछ पोर्शन लमसम मिल जाए और फिर मंथली इनकम बन जाए, तो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको वो ठीक लगता है। थर्ड होता है कि आपको मंथली इनकम ही मिले बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, लेट्स से अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है कि लमसम अमाउंट नहीं मिलना चाहिए, शायद फैमिली को समझ नहीं आएगा कि कैसे एलोकेट करना है, यू डोंट वांट देम टू गेट द लमसम कॉर्पस,
तो आप ये कर सकते हैं कि रेगुलर इनकम की ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लाइफस्टाइल सस्टेन करते रहें, तो आप रेगुलर इनकम वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। प्रीमियम वेरी करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, वो आप देख सकते हैं। सो टर्म इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ये बात शुरू की थी कि सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेसिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तब पे लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ऑन दिस सब्जेक्ट। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी कि आप चूज कर पाएं अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएं। कुछ भी क्वेश्चंस हो टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड या हमें बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर अभी से अवेलेबल है। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई प्रॉमिस यू विल गेट सच रेलेवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन द टाइम्स टू कम एज वेल। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।